इसमें भूमि की तैयारी के विषय में आज हम बात करेंगे। जी। ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा, ठीक है। हम फिर 2 मिनट और देख लेते हैं। अभी 5 लोग जुड़े हैं। ठीक है। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, भरत पाटिल जी, जंगा बंधु जी। सुखनंदन जी, वेंकट जी, कृष्णा जी, आप लोग का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम चाह रहे थे कि अगर बहुत सारे जुड़ जाए तो फिर अच्छा होगा एक्सप्लेन करने में। तो मीनवाइल आप लोग का कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए रमेश जी, हम शुरू करते हैं। किसान भाई आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के टॉपिक के बारे में आप ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। आज का हमारा विषय है भूमि की तैयारी। जब हम फसल लगाते हैं उससे पहले भूमि में क्या क्या तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। ठीक है। वैसे तो किसान भाई इन सभी चीजों से अवेयर रहते हैं, लेकिन कुछ जैविक प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको किस तरीके से करना है और उनसे क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं, वो सारी जानकारी आज मैं इस विषय में आपको दूंगा। जी। तो मैं सवाल से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला सवाल जो है वो है, फसल बोने से पहले भूमि की तैयारी क्यों जरूरी होती है? ठीक है। तो फसल बोने से पहले भूमि तैयार करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है। ठीक है। जो अगर भूमि खाली पड़ी हुई है या पहले आपने जो फसल लगाई है उसमें खरपतवार भी उग जाती है, जब आप भूमि की तैयारी करते हैं तो इससे खरपतवार भी हटती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे पौधों की जड़ें गहराई तक फैल सकती हैं। जड़ों को पर्याप्त हवा और नमी मिलती है और अंततः स्वस्थ फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जो ठीक है, इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है। मिट्टी की संरचना भूमि की तैयारी जैसे कि जुताई के समय मिट्टी को ढीला करती है, जिससे जड़ों को बेहतर हवा और पानी का संचार मिलता है। यह जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। जुताई से मिट्टी की निचली परत के पोषक तत्व, जब हम जुताई करते हैं बखर या कल्टीवेटर से, तो जो भी मिट्टी के निचले पोषक तत्व होते हैं नीचे की मिट्टी में, वो ऊपर आ जाते हैं, जो पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है। इसलिए कई बार किसान भाई हमारे गहरी जुताई पे भी बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फसलें होती हैं जैसे आपकी मान लो गेहूं की हो गई, धान की हो गई और इसके अलावा सरसों की हो गई, तो इसमें 6 इंच से 7 इंच या 8 इंच तक जुताई काफी होती है। ज्यादा गहरी जुताई की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। जड़ों के विकास को बढ़ाना, ढीली और छिद्र युक्त मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक पेड़ बना सकती हैं, जिससे पौधों की जड़ों को मजबूती प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद में जब हम भूमि की तैयारी करते हैं, भूमि की तैयारी में जब जुताई करते हैं तो भूमि की तैयारी के दौरान खरपतवार के अन्य वांछित पौधों को हटा दिया जाता है, जो स्वस्थ फसलों के विकास में बाधा डालते हैं। इसके बाद में बीज अंकुरण में जुताई अगर आप कर देते हैं, जुताई के बाद में भूमि की तैयारी करते हैं, तो इसमें बीज अंकुरण में भी हमें बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होती है, जल्दी बीज अंकुरित होता है। अच्छा, भूमि की तैयारी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है। जब भूमि तैयार करते हैं तो निचले स्तर पे जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऊपरी स्तर पे आ जाते हैं। अच्छा, तैयारी करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तैयारी करते समय हमारा जो रोटावेटर या कल्टीवेटर है या बखर है, उससे जब आप जुताई करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से साफ करें। ठीक है। साफ करने के बाद में मिट्टी में आप इस्तेमाल करें।
कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों का रखा हुआ पत्थर है या कल्टीवेटर है, इसको हम सीधे उठा करके ले जाते हैं और मिट्टी की जुताई हम चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रख करके जुताई कीजिए। ठीक है तन्मय जी, आगे। जी, अगले सवाल पे जाए। हम्म। ओके। खरपतवार को प्राकृतिक तरीके से हटाने के क्या उपाय है? खरपतवार को प्राकृतिक तरीके से हटाने के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला तो हमारा है निदाई गुड़ाई, जिसको हम हाथ से उखाड़ने की प्रक्रिया भी कहते हैं, कि आप निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई जैविक में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसके बाद खरपतवार को खत्म करने के लिए हम उबले हुए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जहां जहां हमें खरपतवार दिख रही है, पानी को अच्छी तरीके से उबालना है और इस खरपतवार पर डाल देना है, जिससे कि खरपतवार की जड़ें स्ट्रेस में आएंगी और खरपतवार आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम सिरका और नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक भी जो है और सिरका है, सिरका और नमक हमारी खरपतवार की जड़ों की ग्रोथ में कम मदद करता है। ठीक है, इनको खत्म करने में सहायक होता है। जैसे ही आप ये चीजें खरपतवार पे डालेंगे तो खरपतवार खत्म होना चालू हो जाएगी। इसके बाद में खरपतवार से बचने के लिए हम जब अपनी फसल लगाते हैं तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें खरपतवार बहुत ज्यादा असर करती है, तो हम उनमें मल्चिंग वगैरह, मल्चिंग पेपर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेड तैयार करके मल्चिंग पेपर बिछा दें और मिट्टी पर मल्चिंग पेपर बिछा दीजिए, तो मिट्टी उसमें क्या है, खरपतवार आपकी कम आती है। ओके। ठीक है, ये तरीका है खरपतवार नाशक, खरपतवार खत्म करने का। अगले जिसमें जी, जिसमें हमारा सबसे अच्छा तरीका जो है वो निदाई गुड़ाई का माना जाता है। इसके अलावा जैविक में जो तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। रासायनिक तरीके आपको पता ही है, रासायनिक तरीकों के लिए खरपतवार नाशक आता है, तो रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जमीन को जितना अधिक नुकसान यूरिया डीएपी से नहीं होता है, उतना अधिक नुकसान खरपतवार नाशक और बाकी सारी चीजें जो आप सफाया वगैरह डालते हैं उससे ज्यादा भूमि को नुकसान होता जाता है। ओके, अगले सवाल पे जाए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी दीपक जी, अगले सवाल पे जाए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ओके। भूमि की तैयारी में जैविक खाद, दैट इज गोबर खाद हो गया या फिर कंपोस्ट, इनकी क्या भूमिका होती है? भूमि की तैयारी में जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग एक तरीके से अति आवश्यक है। ठीक है, जो हम गोबर खाद का उपयोग करते हैं या कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं, इसमें जीवाणु तो होते ही होते हैं, साथ में ये हमारी खेत की मिट्टी में जितने भी रासायनिक पदार्थ डले हुए हैं उनकी मात्रा, जैसे ही आप गोबर खाद डालते हैं, उनकी मात्रा कम करने में मदद करता है। तीसरी, ये हमारी मिट्टी में जो कड़कपन आ जाता है, जो हार्डपन आ जाता है, उसको कम करने में मदद करता है। मिट्टी में जब गोबर खाद मिलती है तो वो भुरभुरी टाइप की हो जाती है। ठीक है, गोबर खाद और कंपोस्ट खाद मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद में मिट्टी में जब हम गोबर खाद, कंपोस्ट खाद डालते हैं तो इसमें जल धारण की क्षमता अच्छी हो जाती है, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। ठीक है, फसल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है, और लाभकारी सूक्ष्म जीव जो हमारी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को इस गोबर खाद और कंपोस्ट खाद के जरिए उनका भोजन भी प्राप्त होता है और उनको बढ़ाने भी मदद मिलती है। अच्छा, एक एकड़ में, जैसे एक एकड़ में अगर कोई किसान भाई खेती करता है तो उस एकड़ में कम से कम 2 से 3 ट्राली आपका कंपोस्ट किया हुआ गोबर, कच्चा गोबर नहीं। मैं जैसा कि हर बार अपने किसान संवाद में बोलता हूँ कि कच्चे गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है, भूरे के गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको आप कंपोस्ट करके अपने खेत में डालेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब आप इसको कंपोस्ट करेंगे, कंपोस्ट करने में जीवाणु इसमें विस्थापित कर देंगे,
ठीक है, अच्छी तरीके से इसकी मीथेन गैस को खत्म कर देंगे, फंगस वायरस को खत्म कर देंगे, तो हमारी फसल में और हमारी जमीन में जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो एक अलग ही होगा। ठीक है, इसमें फिर आपको किसी भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूरिया डीएपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी एक अलग तरीका होता है, सीधे खेत में मत डालिए। ठीक है, जैसे एकदम से कोई भी किसान भाई ये किसान भाई के दिमाग में आता है कि हम एकदम से रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर देंगे तो हमारी फसल का उत्पादन कम आएगा और फसल अच्छी नहीं होगी, तो इसमें भी एक तरीका होता है यूरिया डीएपी और पोटास इस्तेमाल करने का, तो वो तरीका आप अपनाइए और उस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। सीधा जमीन में मत डालिए, सीधा जमीन में डालते हैं तो जमीन को बहुत नुकसान होता है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत आवश्यक है कि गोबर खाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, और नहीं है तो कहीं से आप 2-3 ट्राली प्रति एकड़ बुलवा करके उसको कंपोस्ट कीजिए और उसके बाद में अपने खेतों में आप इस्तेमाल कीजिए। ओके। समतल भूमि फसल की बढ़वार के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, समतल भूमि फसल के लिए बहुत जरूरी है। फसल की बढ़वार तो बहुत बात की बात है। अगर भूमि समतल रहेगी, भूमि में पानी का ठहराव ज्यादा नहीं होगा, जैसे कई जगह की भूमि आपने देखी होगी कि कई जगह की भूमि में गड्ढा होता है या कोई भूमि में बीच बीच में टीले टाइप के बने होते हैं, तो इसमें किसानों के लिए जुताई करना, दवाई का छिड़काव करना, ये सारी चीजों में बहुत दिक्कत जाती है। जो भी भूमि में बीच में गड्ढा होता है या साइड में एक तरफ गड्ढा होता है, तो उसमें भी पानी का भराव ज्यादा होता है। जहां भी पानी का भराव रहेगा वहां फसल आपकी अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए कि आपने आज बीज लगाया और 2 दिन बाद पानी अगर गिर गया, पानी अगर बहुत तेज गिर गया और वहां पे पानी भरा गया, तो आपका बीज आपका जो बीज है वो गल जाए, बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, पौध नहीं निकल पाएगी। और जहां भी ऊंचाई ऊंचाई पर कोई खेत है और ऊंचाई पर आपने बीज लगाया है, जहां पर आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जितने पानी की आवश्यकता है उतनी पानी की पूर्ति वहां पर हो ही नहीं पा रही है। जड़ों को पोषण नहीं मिल पाता है, पोषण की वजह से जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो जमीन अगर समतल रहेगी, जमीन में अगर कहीं गड्ढा है तो आप खेत की मिट्टी को खिंचवा करके उस गड्ढे को भरवा दीजिए, और कहीं अगर टीला या ऊंची जगह है थोड़ी बहुत, तो उसको भी आप अगर समतल करवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है। भूमि की तैयारी के समय मिट्टी की नमी बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भूमि की तैयारी के समय मिट्टी में नमी बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जैसे बारिश बंद हो गई है, ठीक है, तो अब जब आप 1 महीने के बाद में जिन भी किसान भाइयों की फसल कटने वाली है, वो जब फसल काटेंगे और कुछ दिन के लिए मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। तो जब हम खेत में कल्टीवेटर, रोटावेटर या बखर चलाते हैं जुताई के लिए, तो उस समय मिट्टी बहुत ज्यादा कड़क होती है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा डीपली कल्टीवेटर या बखर को चलाना होता है, जिससे हमारी जमीन में पोषक तत्व जितने रहते हैं वो सारे के सारे ऊपर नहीं आ पाते। अगर आप मिट्टी में नमी बनाए रखेंगे तो मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से बखर भी चलेगा, उसके बाद में जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाएंगे। और जब आप बीज डालेंगे मिट्टी में तो बीज में जल्दी जर्मिनेशन होगा और उसमें जड़ों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, इसके बाद जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। मिट्टी को अवशोषित करने में, पानी की निरंतर आपूर्ति निश्चित करने में मदद मिलती है। ठीक है, मिट्टी में एक उचित वाष्पीकरण को कम करती है, पौधों को सूखे और गर्म मौसम में मुरझाने से बचाती है, और पानी की बर्बादी को कम करने करके सिंचाई की आवश्यकता को घटाती है, जिससे फसलें मजबूत होती हैं और स्वस्थ होती हैं।
मिट्टी में नमी बनाए रखने का कारण केवल इतना है कि पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके, सूखा प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि मिल सके, सिंचाई की आवश्यकता में कमी हो सके, मजबूत फसल में वृद्धि हो सके। मिट्टी में नमी बनाए रखना कृषि के लिए आवश्यक है ताकि फसलें सही ढंग से पनप सके और लगातार पानी की आपूर्ति बनी रहे, खासकर सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। जी धन्य जी। ओके, फसल से अवशोष दैट इज रेसिड्यू को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कैसे उपयोग किया जा सकता है? फसल के अवशेषों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जितने भी प्रकार की आप फसलें लगाते हैं, चाहे वो सब्जी भाजी की फसल हो, चाहे वो गेहूं, धान, मूंग, सोयाबीन या जो भी फसल, इनके अवशेष बहुत ज्यादा कड़क नहीं होते हैं। हमारी मिट्टी में कार्बन को बढ़ाने के लिए इनके अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ धान की फसल लगी हुई है, तो धान की जो प्यार निकलती है, तो उसको आप बारीक करके अपने खेत की मिट्टी में मिला दीजिए, ठीक है, या रोटर वेटर चला करके अच्छी तरीके से रोटर वेटर चला करके उसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। तो ये कुछ हद तक आपके खेत में कार्बन की पूर्ति करती है। इसी तरीके से आप गेहूं की लास्ट में जो बालियों की डंडी बचती है, उसको भी आप अपने खेत में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ये होता है कि गेहूं की फसल लगाने के बाद में जब कटाई हो जाती है, तो उसके बाद कई हमारे किसान साथी ऐसे हैं जो खेत में आग लगा देते हैं। आग लगाना अ, गलत है, क्योंकि इससे हमारे खेत में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में आग लगाने के बाद में मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आती है, और दूसरा जो है वो मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कम करता है। आज निरंतर हमारे खेत में जो कार्बन की मात्रा कम हो रही है, उसका कारण कुछ हद तक खेत में आग लगाना है। आग मत लगाइए, जितना भी अवशेष बचा हुआ है पहले तो आप पानी का छिड़काव कीजिए। पानी का छिड़काव करने के बाद में खेत में बखर वगैरह से उसकी जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद उसको रोटर वेटर चला करके उन सभी चीजों को मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सब्जी भाजी की फसल लगाते हैं या दूसरी कोई फसल लगाते हैं, जैसे मूंग की हो गई या फिर आपकी मूंगफली की हो गई, तो ये पूरी तरीके से फसल जो है सूखती नहीं है, थोड़ी बहुत हरी रहती है। जब आप इसकी मल्चिंग कर देंगे ना मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर कुछ हद तक कार्बन की भी पूर्ति होगी और आपकी मिट्टी की उपज क्षमता भी बढ़ेगी। ओके, हरी खाद दैट इज ग्रीन मैन्योर फसलों का भूमि तैयारी में क्या महत्व है? देखिए, हरी खाद को हम खेतों में तब लगवाते हैं जब हमारे खेत में कार्बन की आपूर्ति होती है, ठीक है। हरी खाद का बहुत महत्व है। हरी खाद जो जब खेतों में लगाई जाती है, और हरी खाद जब 45 दिन या 50 दिन की हो जाती है, तो इसको रोटर वेटर कल्टीवेटर से मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कुछ हद तक कार्बन की आपूर्ति हो जाती है एक फसल में। लेकिन हर फसल के लिए हरी खाद लगाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए किसान भाइयों को थोड़ी सी दिक्कत जाती है। अगर आपके पास में हरी खाद की व्यवस्था हो जाती है या आप हरी खाद लगा सकते हैं, तो 45 दिन के लिए हरी खाद अवश्य लगाएं, ठीक है। हरी खाद में बहुत सारे, जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब आप इन मिनरल्स को मिट्टी में मिला देते हैं, तो आपकी फसल को अच्छा फायदा लगता है और कुछ हद तक कार्बन की पूर्ति भी होती है, ठीक है। बेसिकली कहा जाए तो हरी खाद को हम कार्बन की आपूर्ति के लिए जुताई के दौरान मिट्टी में इस्तेमाल करवाते हैं। ओके, गहरी
जुताई करने से मिट्टी में पनपने वाले कीट और रोग कैसे नियंत्रित होते हैं? तन्मय जी, मिट्टी में ज्यादा गहरी जुताई तो हमारे साइंटिस्ट और मैं भी सलाह नहीं देता कि ज्यादा गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि एक फसल, जो भी फसल लगती है उसका बीज जर्मिनेशन जो है वो 6 इंच 7 इंच या 8 इंच की मिट्टी में हो जाता है। तो 7 इंच 8 इंच तक जुताई पर्याप्त होती है किसी भी फसल को लगाने के लिए। अगर आप कोई भी सब्जी भाजी की फसल, गेहूं, धान, सोयाबीन या कुछ ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिनकी जड़ें, जिनका जर्मिनेशन 6 इंच 8 इंच की मिट्टी में हो जाता है, इनकी जड़ें जो हैं वो हमारी 2 फीट 3 फीट तक फैलती हैं, तो ज्यादा गहरी जुताई का सजेशन मैं नहीं देता। अगर बहुत ज्यादा खेती में समस्या है, गहरी जुताई वहां पर की जाती है जहां खेती में बहुत ज्यादा समस्या आती है। मान लीजिए खेती में पैदावार नहीं हो रही है, ठीक है, खेती में फसल अच्छी नहीं हो रही है, खेती में उत्पादन नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम गहरी जुताई की सलाह देते हैं कि आप निचले स्तर की जो मिट्टी है उसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर दीजिए। क्योंकि जो हमारी 6 इंच, जितना भी हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं वो हमारा ऊपरी परत 1 फीट तक पड़ा रहता है। बाई चांस अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है तो हम गहरी जुताई की सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि आप एक बार गहरी जुताई करवा करके मिट्टी को अलट पलट करवा दीजिए, जिससे कि जो उर्वरकता के लिए जितने भी जीवाणु की आवश्यकता होती है वो हमारे 2 फीट से 6 फीट तक मिलते हैं। ठीक है, तो आप 5 फीट 6 फीट तक की गहरी जुताई करके जितने भी जीवाणु हैं सबको ऊपर ला सकते हैं, जिससे कि आपकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और फसल की पैदावार भी अच्छी आएगी। ठीक है। किसान भूमि को अगली फसल के लिए स्वस्थ बनाने के लिए कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं? भूमि और फसल को स्वस्थ बनाने के लिए सरल उपाय यही है कि 6 से 8 इंच तक की जुताई कीजिए। सबसे पहले जुताई करने से पहले मिट्टी में थोड़ी सी नमी बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे मिट्टी को भी नुकसान कम होता है और हमारे जिन यंत्रों का हम उपयोग करते हैं उनको भी नुकसान कम होता है। ठीक है, इससे जीवाणु की महत्वता भी बढ़ती है। और दूसरी चीज ये है कि आप फसल लगाने से पहले अगर गोबर या कंपोस्ट खाद, जैविक खाद का अगर उपयोग कर सकें तो वो कीजिए। बस कच्चा गोबर नहीं डालिए, कच्चा गोबर की सलाह नहीं दूंगा मैं। कच्चा गोबर और भूरे का गोबर, इसको आप फर्मेट करके डालेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप जैविक तरीके से अगर फसल लगाना चाहते हैं तो आप 45 दिन का हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। अगर हरी खाद कोई किसान भाई नहीं लगाना चाहता या उनके पास में इतना समय नहीं है तो एक बायो फर्टिलाइजर बैग आता है कार्बन बढ़ाने के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समय समय पर जो भी जैविक चीजों का हमें डोज देना होता है वो आप डोज देते रहिए, जिसमें आपका गौमूत्र और गोबर तो शामिल ही रहेगा। फसल पर, जिस सर्दियों का मौसम आ रहा है, गेहूं पर या और भी बाकी जो फसलें लगती हैं जिनमें पाले की समस्या आती है, तो इनमें आप 2-3 ml प्रति लीटर गौमूत्र का आप स्प्रे करते रहिए, तो ये पाले वगैरह की समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, गौमूत्र में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही गाय के गोबर का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो गाय के गोबर में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो आपकी फसल की बढ़वार में मदद करते हैं। ठीक है, बस यही उपाय अपनाना है, इसके अलावा कोई ज्यादा करना नहीं होता। बाकी रासायनिक खादों का अगर आप उपयोग कम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सवाल तो यही खत्म होते हैं। अगर आप लोगों का कोई और सवाल है तो आप दीपक जी से पूछ सकते हैं। किसी भी किसान भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। भारत पाटिल जी, दिनेश जी, शंकर जी, अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिनेश जी, आपने वो स्प्रे करवा दिया था? हेलो। जी, सुखनंदन हेलो। जी बताइए।
दिनेश नमस्ते जी। जी। हाँ जी। हाँ हाँ सर, हमारा ये करवा जो करवा दिया ना? करवा दिया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। जी भरत जी बोलिए। हाँ, हम ये जो जैविक खेती करते हैं हाँ। और उसमें हम जो ये कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद ये यूज़ करते हैं, तो उससे जो क्रॉप के लिए जो उर्वरकता यानी जो फर्टिलाइज़र चाहिए, परिपूर्ण हो जाता है या फिर उसमें हमें कुछ ज़्यादा सा डालना पड़ता है? एक एक बार फिर से पूछिए, लास्ट में आपने फर्टिलाइजर के बारे में क्या बोला? हम जो ये गोबर खाद या कंपोस्ट खाद लेते हैं, कोई भी क्रॉप सभी क्रॉप के लिए, हम्म। क्योंकि मुझे ये मैं करीब 6 साल से कर रहा हूँ, हम्म। मुझे इसमें कुछ कमती लगती है, यानी उससे पोषण पूरा नहीं होता है क्रॉप का ठीक है। और उपज जो हमें मिलती है, वो कम मिलती है। आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं भरत जी? हाँ जी, कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं आप? मैं 7 एकड़ में 7 7 एकड़ में। और क्या क्या फसल लेते हैं? वहाँ पे अभी फिक्स फसल में तो एक सहजन है, नींबू है और फल बाग है। ठीक बाकी है। का 4 एकड़ में हम ये क्रॉप लेते हैं, जिसमें गेहूँ, चना, तुअर और मक्का, फिर पपैया भी लिया था एक बार, फिर ये अभी आपको मिर्ची आप लगा। ये आपको जैविक करते हुए कितना समय हो गया? ये करीब-करीब 7 साल तो हो गए, 6-7 साल। 7 साल हो गए। हाँ, हाँ, हाँ। और क्या सिर्फ कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं या और कुछ भी डालते हैं आप इसमें? गोबर का जो जीवामृत बनाते हैं, उसका हम्म। इस्तेमाल करते हैं। कंपोस्ट के लिए मेरे पास वर्मी कंपोस्ट बेड है, वर्मी वॉश है, उसका भरत इस्तेमाल जी। करते हैं। हाँ भरत जी, जैसे जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत में क्या क्या इस्तेमाल होता गोबर, गौमूत्र, है? चना का बेसन का आटा, चना का आटा ठीक और अपना ये गुड़, ठीक है। जो 2-2 1-1 के प्रमाण से लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं डालते हो? नाइट्रोजन यानी यूरिया? नहीं नहीं, नाइट्रोजन जैविक में भी आता है, बायो नाइट्रोजन भी आता है, तो उसका नहीं, इस्तेमाल ऐसा नहीं कुछ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेसन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। बेसन हम हाँ, किसी भी प्रकार के आटे का अगर अपनी फसल में इस्तेमाल करेंगे, आप कोई भी आटा लीजिए और अपने खेत में डाल दीजिए, वो एक टाइम के बाद में सड़न पैदा करता है और सड़ने के बाद में फंगस पैदा होती है। ओह! ठीक है। ओके, तो ठीक है। इससे अच्छा, इसके अलावा आप जब भी जीवामृत बनाए तो उसमें आप छाछ का इस्तेमाल कीजिए। छाछ क्या होता है, ओके, फंगस और वायरस दोनों की दुश्मन होती है। यानी ये ज़मीन में डालना है या उसको फ़ोलियर स्प्रे में लेना है? जीवामृत जब भी बनाएंगे ना आप, अच्छा, उसमें, हाँ ओके। उसमें आप हुँ, मिला दीजिएगा। देखिए, बेसन का जो हम उपयोग करते हैं वो हम जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं, और छाछ का भी ठीक। उपयोग हम जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए ही करते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी प्रिपरेशन के वक़्त ही हमें छाछ डालना है? हाँ, प्रिपरेशन के वक्त ही आप छाछ डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में, अगर वैसे हमारी जो फसलें, जो भी आप फसलें लेते हैं, उनको 46 हाँ, 60% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हमारे जी। जितने भी बायो फर्टिलाइजर आते हैं, उन बायो फर्टिलाइजर में 36% नाइट्रोजन होती है, जिसमें 2 ml 3 ml हाँ, प्रति लीटर का डोज रहता है। ठीक है। ठीक है। तो आप हाँ, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब तक आप फसल को नाइट्रोजन प्रदान नहीं करेंगे, फसल ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी और उसमें डिफिशियंसी आती जाती है। ओह! ठीक है तो हमें ये ये। हाँ। जैविक नाइट्रोजन जो कहते हैं, हम्म। वो ज़्यादातर ये जो गौमूत्र है और दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं? गौमूत्र में तो रहता ही है। हाँ, ठीक है, गौमूत्र ही है नाइट्रोजन का, और दूसरा जो जैविक नाइट्रोजन है वो ऊपर बारिश के पानी से मिलता है। ठीक है। हुँ, हुँ। बाकी उसके अलावा? इसके इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। इसके अलावा जो हम जो इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे नैनो नाइट्रोजन 4x है, तो हाँ, ये हाँ। हमने वनस्पति अर्क से तैयार किया गया है। मैं आपको एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा, आप इसको पढ़िएगा।
ठीक और है। फील लगता है तो एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका यानी जैविक होता है ये? हाँ, ऑर्गेनिक है, एनपीओपी सर्टिफाइड है भारत सरकार का। ओह, बढ़िया। नहीं, मुझे अभी उसके लिए तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत। हाँ। तो मैं वही चाहता था कि थोड़ा कम खर्चा में जी, कर सके था क्या, क्योंकि ये खेडूत जो है ना, इनको आप देखिए पैसा का। देखिए देखिए भरत जी, मैं आपको बताऊं कि आप ज्यादा में इस्तेमाल मत कीजिए। आपको अगर रिजल्ट ठीक है। देखना है, सिर्फ 500 ml बुलवाइए और 1 एकड़ में इस्तेमाल करके देखिए। अच्छा, 500 ml 1 एकड़ के लिए? हाँ, 1 एकड़ में इस्तेमाल करके ओके। देखिए। जब रिजल्ट अच्छा लगेगा, फसल आपको दिखने लगेगी, तो उस समय फिर आप बाकी की फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका ये दाम क्या होता है उसकी वजह से? जी, कितनी कीमत? ये 500 ml आएगा सर, 640, 640 रुपए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे इसका ये डिटेल लिंक या भेज देना, तो मैं जी उसे जी, मंगवा सकता हूँ। आपका नंबर बता दीजिए मुझे, तो मैं आपको सेट कर दूँ। 812898 2898 2124। 212। ठीक है, मैं आपको सेट करता हूँ। हाँ। अभी ये जो जैविक पद्धति से मैं खेती करता हूँ, हम्म इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, वर्मी वॉश, वर्मी कंपोस्ट, बिली फल का जो होता है वो, फिर सहजन का पत्तियों का, नीम की पत्तियों का, ये सब हम यूज़ करते हैं। हम्म। मुझे पूरा ये यानी अनुभव यही हुआ है कि ये यील्ड कम आता है। जी, देखिए मैं आपको घरेलू कुछ चीजें बता रहा हूँ, हम्म, जिससे आप फसल में कुछ हद तक माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि? सबसे पहले हम्म, गौमूत्र से आप सल्फर और नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। 3 ml प्रति लीटर का डोज हर 15 से 20 दिन में आप देते रहिएगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में बोरान की पूर्ति के लिए मार्केट में आता है सुहागा। सुहागा। जी, हम्म इसका आप हम्म। उपयोग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में कितना 1 किलो। हाँ जी, कितना करना चाहिए प्रमाण? 200 लीटर पानी में 1 किलो। कितना एकड़ में? 1 एकड़। 1 एकड़ में? जी, ठीक है ठीक है। ठीक हम्म, है। और फास्फोरस की बोरान के लिए? फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं सरसों की खली, हाँ मूली की खली, या हाँ फिर नीम की खली आपको कहीं मिल जाए। हाँ। इसका इस्तेमाल आप अपनी खेती में कीजिए। कंपोस्ट खाद ठीक है, में डायरेक्ट। मिलाकर कंपोस्ट खाद में मिला करके या पानी में फर्मेट करके, जैसे आप देना चाहें वैसे दीजिए। ओके ओके, ठीक है। प्रमाण क्या रख सकते हैं सरसों की खली का? क्या? सरसों की खली या नीम की खली है तो उसकी प्रमाण प्रति एकड़? 200 लीटर पानी में 20 किलो। प्रति एकड़? हम्म, ठीक है ठीक है। पोटैश के लिए बताया नहीं? जी। पोटैश की कमतरता के लिए कुछ हो सकता पोटास है? के लिए सर जैव रसायन तैयार करना होगा। जो बेल पत्र का बेल आता है ना, हाँ 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 बेल हाँ का फल आता है, हाँ जी। उसका जैव रसायन तैयार करना होता है, उसमें 90 दिन का समय लगता है। आ, हम्म, पोटास हम्म, और एंजाइम बढ़ाने के लिए भूमि के अंदर हमने जैव रसायन का उपयोग किया जाता है। जी जी। तो ठीक है। जैव आप, रसायन। हाँ, जैसे अगर बे- आप खेत में एंजाइम बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ बेल के फल से ही नहीं, केले से, हम्म, कद्दू से या पपीते से आप जो है जैव रसायन तैयार कर सकते हैं। उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। हाँ, डिकम्पोज ऑटोमेटिक केला हो का। जाता है, ऑटोमेटिक। इसमें गुड़ गुड़ की मात्रा मिलानी होती है। ठीक है जैसे 200 ठीक है। लीटर अगर आप जैव जैव रसायन बना रहे हैं, तो उसमें आपको 50 हम्म, किलो फल और 16 किलो गुड़ मिला करके और 90 दिन के लिए छोड़ना होता है। 50 किलो में 16 किलो? हम्म, ठीक है। पानी के साथ या गोमूत्र छाछ के साथ? पानी के साथ सर। ठीक है और ये ठीक है। बनेगा एयर टाइट टंकी में, अच्छा अच्छा। जिसमें एरोटाइट। ऑक्सीजन की मात्रा ना जा पाए। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। मेरे पास कुछ छाछ है जिसमें मैंने कॉपर डाल के रखा है,
और करीब करीब 2 महीना पुराना हो गया है। कॉपर डाल के रखा है, 2 महीने पुराना हो गया। हाँ जी। ये कुछ ज्यादा समय नहीं हो गया? हाँ, तो अभी थोड़ा सा क्या हुआ, मैं अभी भी प्रदेश में ही हूँ। मुझे थोड़ा सा आना हुआ, तो वहाँ मैं छोड़ के आ गया। लेकिन उसका उपयोग। मैं आपको बता देता हूँ कि हम्म, जब भी आप छाछ का उपयोग कर रहे हैं और उसमें कॉपर का उपयोग करना है आपको, तो एक हाँ आता है छाछ द्रव्य रसायन। हाँ ठीक है, इस द्रव्य रसायन को बनाने के लिए हमने 6 लीटर छाछ लेनी होती है, हाँ और उसमें 100 ग्राम गुड़ डालना होता है। जी। इसको 21 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 21 दिन में आपका छाछ द्रव्य रसायन बन जाएगा। और जब भी आप इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 4 से 5 घंटे पहले कॉपर का तार या लोटा डाल करके इसमें छोड़ दीजिए। ओ, ओके। 2 महीने तक मत डालिए। 2 महीने तक तो वो बहुत ही ज्यादा उसकी हाई डेंसिटी में चला जाता है। अगर आप पौधे पर स्प्रे करेंगे तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। ओके। ठीक है, मात्र ठीक है। 4 से 5 घंटे पहले मिला करके आप स्प्रे करवा दीजिए। और अगर कीट पतंगों की समस्या आ रही है तो आप इसमें नीम की चटनी वगैरह भी मिला सकते हैं। ओके, नीम के पत्तों की चटनी। हाँ, ठीक है। तुरंत स्प्रे करेंगे उस समय। ओह, ठीक है। ये मिर्ची में जो हमारा जो पत्तियां जो कोड़ जाती है, वो होता है लीफ और कर्ल वायरस। जी 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 जी, उसके लिए ये कुछ। ये रस चूसक कीटों के कारण आता है। आपको समय समय पर ध्यान रखना होगा कि जो मिर्ची के पौधे हैं उनमें रस चूसक कीट ना लगे, क्योंकि ये पत्तियों के निचले सतह पर बैठते हैं और सारा का सारा रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां ओके, ऊपर से फोल्ड हो जाती हैं। जी जी, तो उसे रामबाण कुछ इलाज। उसके लिए नैनो सिल्वर एजी आता है सर। नीनो सिल्वर एजी। एजी प्लस। इसका मात्र 2 ml प्रति लीटर का डोज लगता है। हाँ हाँ। और ये 2 बार देना होता है आपको फसल में। अच्छा, जी। 2 ही बार। जी हाँ। ओके ओके, तो ये आप ये भी मुझे थोड़ा इसका भी लिंक दे दीजिए, मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ, हमारे यहाँ नंदुरबार में मिर्ची बहुत अच्छा होता है, हम्म। लेकिन सब रासायनिक होता है। और मुझे जैविक करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ उसमें। अ, भरत जी, मैं आपको बताऊं तो जैविक करने के लिए आपको थोड़ी सी भूमि उपचार की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जिसमें जमीनी जी। स्तर से जो है फंगस वायरस को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। ओके। ठीक है, उसके बाद ही आप मिर्ची की फसल अच्छी ले सकते हैं। अगर आप ओ। जमीनी स्तर से फंगस को खत्म नहीं करेंगे तो मिर्ची हाँ। में समय समय पर अलग अलग प्रकार की दिक्कत आती रहेगी। अच्छा, इसके लिए ओके, सबसे पहले अगर आप मिट्टी परीक्षण करवा सके, ठीक है। मिट्टी परीक्षण करवा लीजिए। उसकी रिपोर्ट मुझे भेजिएगा, उसके आधार पर फिर मैं आपको चीजें सजेस्ट करूंगा। कौन से घटकों के लिए करवाना पड़ेगा, सभी के जी। परीक्षण में, मिट्टी परीक्षण में क्या घटक करवाने हैं? सभी करवाने हैं। हाँ, सभी, जिसमें फंगल डिजीज भी आ जाए आपकी, और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आ जाए। ठीक है, ओके। पीएच आ जाए, कार्बन आ जाए, ये सारी चीजों की हाँ जानकारी। हाँ 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 हाँ, वो तो है। जी। पक्का। मुझे आपका ये मोबाइल नंबर जो है, या फिर वो अ, आप मुझे भेजोगे ना, मैसेज जी, मिल जाएगा। तन्मय जी, चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है, आभार। जी दीपक जी, मैं डाल देती हूँ। और किसी किसान भाई का कोई सवाल? जी, अगर किसी का कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के लिए क्लोज कर देंगे। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, शंकर जी बोलिए। सर हम मतलब कैप्सूल कल्चर सर मंगाए थे।
ठीक है। तो किट मंगाए थे सर, तो वो हमको बनानी है, तो सर उसको कौन सा बर्तन यूज कर सकते हैं सर उसके लिए, मतलब कोई जो जिसमें हम बनाएंगे, तो प्लास्टिक का यूज करें या मतलब मिट्टी का, जो मदर कल्चर बनाने के लिए सर। देखिए, गर्म करने के लिए तो आपको एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन लेना पड़ेगा। हाँ तो वो तो ठीक है सर। ठीक जी। है, बाकी आप प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सर जैसे उसको बना के रखेंगे हम, तो उसको मतलब ढक्कन लगा के रखेंगे या कपड़ा से बांध के नहीं 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 रखेंगे नहीं सर? नहीं, सूती कपड़े से बांध करके रखना है, ढक्कन नहीं लगाना, नहीं तो जीवाणु खत्म हो जाएंगे। उसी के लिए सर मेरा थोड़ा उसी में ये हो रहा था कि कौन सा बर्तन मतलब और कैसे रखना है। इसको जब और आप तैयार कर लें, जब आप कैप्सूल कल्चर में आए हुए कैप्सूल कल्चर किट में आए हुए कैप्सूलों को इसमें मिला लें, उसके हम्म। बाद में एक सूती कपड़े से बांध करके 7 दिन के लिए छोड़ना है। तो सर जैसे हमको मान लीजिए पानी, वो जो 11 लीटर पानी देना है उसको हम्म। गर्म करना है, उसमें गुड़ सर उसी समय डाल देना है? हाँ, गुड़ गुड़ डालकर ही आपको उबालना है उसको, है ना। हाँ, 100 ग्राम गुड़ ना सर जी उसमें? हाँ। 100 ग्राम गुड़ डाल के उसको गर्म कर देना है, 10 लीटर कर लेना है उसको पानी को। जी जी जी, अच्छे और से सर उबाल। कैप्सूल कब डालेंगे सर? कैप्सूल इसके ठंडा होने के बाद। अच्छा, ठंडा जब होने के आप बाद ना? हाँ, जब आप अच्छी तरीके से इसको उबाल लें, उसके बाद में जब ठंडा हो जाए फिर आप कैप्सूल डालिएगा। तो सर 11 कैप्सूल जो आया तो उसमें 7 ही डालना है ना पहले? 11 कैप्सूल है, उसमें 11 के 11 डालिए, 7 क्यों डालेंगे। अच्छा, 11 डालना है, अच्छा ठीक है। हाँ। आपने ठीक ठीक। कैप्सूलों को हाथ लगाया है क्या। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, अभी खोले नहीं है सर। हाँ, 11 कैप्सूल आए होंगे, उनमें कॉटन लगी होगी, रुई लगी होगी, तो रुई निकाल करके सीधा पलटा दीजिए आप, है ना। और सर जामुन भी उसके साथ है, तो उसको सर हाँ, क्या करें? कैप्सूल डालने के बाद जामुन भी डलेगा, 250 ml मतलब जामुन भी ठंडा होने डालना के है। बाद ना सर, जी। ठंडा पानी होने के बाद? हाँ, पानी ठंडा होने के बाद ही ऐड करना है। ओके, ठीक है सर। अगर थैंक यू। गर्म पानी में डालेंगे तो जैसे ही डालोगे आप, वो वैसे ही कैप्सूल खत्म हो जाएंगे, इसलिए पानी को ठंडा करके उसके बाद डाला जाता है। नहीं नहीं सर, पूरा ठंडा होने देंगे उसके बाद करेंगे। जी जी जी। ठीक है। जी, कोई और सवाल है? हमारे किसी भी किसान साथी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है दीपक जी, आई थिंक सवाल और किसी का नहीं है। अगर किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के लिए क्लोज कर देंगे। ठीक है दीपक जी, आपको कुछ और कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने सारी जानकारी दे दी है, भूमि की तैयारी क्या करना ठीक है क्या नहीं करना ठीक है, तो फिर आज के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू आज जुड़ने के लिए एंड सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। है। धन्यवाद जी।